Hello dear student, welcome again. I am Pratibha Bhagat and today we will discuss about another topic of problematic soil and its management. So today we will discuss about calcareous soil which is also a problematic soil. तो calcareous soil क्या होता है ये हम जानते हैं। ओके, तो जो कैल्केरियस सॉइल होता है उसमें जैसे कि हमने पहले के जितने भी सॉइल्स पढ़ा उसमें किसमें भी हमें लाइन से उसको सुधारते थे, यानी कि हम उनको सुधारने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते थे। लेकिन जो कैल्केरियस सॉइल है उसमें क्या है, इसमें किसी अदर केमिकल्स का या किसी अदर आयंस का अवेलेबिलिटी ज़्यादा ना होकर इसमें किसके कौन सबसे फ्री अमाउंट में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण इस प्रकार के हम सॉइल को क्या कहते हैं, कैल्केरियस सॉइल। सो ये तो कैल्केरियस सॉइल और मोस्टली इसमें जैसे कि कैल्केरियस सॉइल में क्या होता है, जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा 8.5 से ऊपर होती है, पर इसके अलावा साथ ही साथ यह 7.5 से भी ऊपर होती है। तो वैसे ही देखा जाए तो जो कैल्केरियस सॉइल है इसमें हम क्या बड़े इजीली सोइंग कर सकते हैं, फिर भी इसमें कैल्केरियस सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो इस न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण और कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा ज़्यादा होने के कारण इस प्रकार के सॉइल को हम कैल्केरियस सॉइल कहते हैं। तो कैल्केरियस सॉइल को हमको उपयोगी बनाने के लिए हमें इसमें इसकी मात्रा को कम करना होगा और अदर मिनरल्स को इसमें ऐड करने होंगे। तो पहले हम इसके और मोस्टली ये जो कैल्केरियस सॉइल है ये क्या है, ये लो रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है जहाँ पे वर्षा कम होती है। तो वर्षा कम होती है साथ ही साथ और मोस्टली है एरिड और सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है, और इसी प्रकार के रीजन जो है जहाँ पे वर्षा की कमी होती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो सोडियम है, जो फील्ड का सोडियम है, जो फील्ड में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है वो क्या वो पूरी तरह से लीच आउट नहीं हो पाता। लीच आउट ना होने के कारण वो सरफेस में ही जमा हो जाता है, मतलब किसी स्टोन के रूप में या फिर किसी आपने हम सॉइल में जब खुदाई कर सॉइल में कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हैं तो वाइट हमें छोटे छोटे एक चूल्हे के पत्थर के समान हमें पत्थर मिलते हैं। तो वो क्या होता है, वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक जगह पे एक्यूमुलेट होना। जब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वह एक वाइट कलर के स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार हम जब अगर किसी फील्ड में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो जो फील्ड का जो मान लीजिए कोई फील्ड है तो उसका फील्ड का मान लीजिए इतना पोर्शन कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या रैंडमली कहीं पे रैंडम मात्रा में प्रेजेंट है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया वाइट दिखेगा। हो सकता है किसी और केस में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमें आसपास मिलेगा अगर एक्यूमुलेट हुआ है। कभी कभी अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तो पूरा का पूरा फील्ड क्या है, वाइट कलर के ऑर्डर से या फिर एक्यूमुलेटेड स्टोन से हमें कवर्ड दिखेगा। तो ये रीज़न, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के लीच आउट ना होने के कारण। तो हम देखते हैं ये लीच आउट क्यों होता है, क्योंकि क्या लीच आउट क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वर्षा जब कम होती है तो वर्षा कम होने से क्या होता है, जो सॉइल है उसका कैपिलरी मूवमेंट क्या है वो कम हो जाता है। नीचे जाने की जगह जो कैपिलरी मूवमेंट है उसका नीचे जाने की जगह वो ऊपर आ जाता है। तो जो सॉल्ट है वो कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये था इसका कैल्केरियस सॉइल का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक तो फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है, जो फॉर्मेशन है एक तो दो टाइप्स होता है इसका फॉर्मेशन, है ना। एक होगा इसका सॉइल का फॉर्मेशन मटेरियल,
मतलब फॉर्मेशन मटेरियल क्या हो सकता है, मतलब ऐसा सॉइल जो है हमारा, जो सॉइल जिस मटेरियल से टूट के बना है, यानी कि जिस रॉक से टूट के बना है उसमें क्या है, वह कैल्केरियस रॉक है, यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है ना। तो कैल्केरियस रॉक्स की वजह से जो सॉइल फॉर्म हो रहा है वो क्या बनेगा, हमारा कैल्केरियस सॉइल। इसके बाद है कुछ सॉइल में कुछ और फॉसिल शेल बेड्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपका चॉक, मार्ग, लाइमस्टोन और फॉस्फोरस। तो एक ये पहला फॉर्मेशन मटेरियल, ये दूसरा है कि जब एक तो कैल्केरियस रॉक के टूटने से हमारा कैल्केरियस सॉइल बनेगा, और दूसरा फॉसिल सेल बेड की फिल्म किसी पर्टिकुलर एरिया में अधिकता होगी, यानी कि जैसे कि चॉक, मार्ग और आपका लाइमस्टोन, फॉस्फोरस, ये सब की मात्रा जब अधिक हो तो वैसा इस प्रकार का फिल्म भी कैल्केरियस सॉइल में बदल जाता है। तो ये था पहला। अब दूसरा देखते हैं, बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। जो लो रेनफॉल है उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सॉइल का सरफेस है। अब सॉइल के सरफेस में क्या हो रहा है, इस वाले क्षेत्र में वर्षा की बहुत कमी है ना। तो वर्षा की बहुत कमी है, तो वर्षा ऐसे एरिया में क्या होता है, वर्षा कम होता है, और या वर्षा कमी के कारण जो यहाँ पे मतलब वाटर में, अब यहाँ पे इस फील्ड पे पानी कम हो रहा है। पानी कम होने से क्या होगा, जो ये कैल्शियम का, जैसे मैंने पहले बताया था, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो अब वो सॉल्युबल नहीं, किसी चीज़ के साथ वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा और ना वो नीचे जा सकता है। तो नीचे ना जाने के कारण क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ ऊपरी सतह में ही जम जाता है। एक और है हाई इरिगेशन। नेक्स्ट है इसका फॉर्मेशन का एक मेथड है, ठीक है। तो एक है इसका, इसे हम लॉन्ग टर्म इरिगेशन कहते हैं। लॉन्ग टर्म इरिगेशन, लॉन्ग टर्म इरिगेशन में क्या होता है आपका, जब हम मान लीजिए किसी फील्ड में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट तो बहुत फ्रीली बहुत ही फ्री सॉइल में पाया जाता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे, और जिसको रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका एक रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न, कि जब हम किसी फील्ड पे, पर्टिकुलर किसी फील्ड पे जब हम इरिगेशन का जो लेवल है, यानी कि हम किसी जो वाटर को हम क्या बहुत लंबे समय के लिए इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम इरिगेशन के लिए इस पर्टिकुलर फील्ड में वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो क्या होता है, वाटर का ऑलरेडी जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्मॉल अमाउंट है उसको क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है इसमें, वाटर और CO3 आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व होकर क्या होते हैं, सॉइल में टाइम के साथ एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो टाइम में सॉइल में एक्यूमुलेट हो रहे हैं क्योंकि उनको एक पर्याप्त मात्रा में पानी मिल गया, जिससे वो क्या है, सॉइल में घुल सके। और तो केवल यह सॉइल में घुलने के बाद यह केवल ऊपरी सतह को नहीं बल्कि मृदा के निचली सतह को भी कैल्शियम सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था इसका फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इसका अफेक्ट, कैसा, क्या इसकी क्या इफेक्ट्स हैं। तो पहले तो इसका अफेक्ट जो है सॉइल पे, अफेक्ट या इम्पैक्ट, इसका हमारे नेचर पे, हमारे सॉइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले ये जो है हमारी पोर स्पेस को
बढ़ा देना। अब पोर स्पेस बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए, अगर पोर स्पेस ज़्यादा हो गया तो क्या है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है वो धीमी हो जाएगी, यानी कि सॉइल, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल हमारे यहाँ पोर स्पेस इतने छोटे छोटे साइज के हैं, लेकिन यही जब पोर स्पेस की साइज बड़ी हो जाएगी तो जो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्या है, पोर स्पेस बढ़ने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी है वह भी कम हो जाएगी। अब माइक्रोब्स की एक्टिविटी लो कैसे हो जाएगी? देखिए, जब जिस क्षेत्र में ऑलरेडी बारिश कम हो रही है ना, तो बारिश कम होगी तो अल्टीमेटली वो वहाँ के बायो सिस्टम को या फिर उसके इकोसिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे? माइक्रोब्स को अपनी एक्टिविटी करने के लिए मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन अगर उनको अवेलेबल मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा तो एक्टिविटी कैसे करेंगे? और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता से क्या होगी, उनकी धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे लो होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमें माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी। माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम होगी तो हमारे प्लांट को भी, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे प्लांट को पौधे तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे हमारे जिसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे क्रॉप के कल्टीवेशन में पड़ेगा, तो कल्टीवेशन हमारी ऑलरेडी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, और क्या है इसके अलावा अदर हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी यह लो करता है, जैसे कि कुछ मिनरल्स हैं हम बहुत इसे जानते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड जिंक। फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड जिंक है। पोटेशियम में क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जब अधिकता होती है तो ऑलरेडी यहाँ पे पोटेशियम का जो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिससे उसकी मात्रा सॉइल में कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम में भी सेम कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होने के कारण जो सॉइल है उसमें वाटर के साथ अच्छी तरह से घुल नहीं पाता और इसकी मात्रा में भी कमी आती है। और जिंक में भी सेम कंडीशन यही होता है कि जिंक भी अवेलेबल मात्रा में सॉइल में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थे इसके अफेक्ट, ये सारे इफेक्ट डायरेक्टली हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं हम, मैनेजमेंट के लिए हमें क्या है, पहले तो हमारे टिलेज ऑपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे टिलेज ऑपरेशन में हमें क्या करना है, हमारे फील्ड को क्या टिलेज ऑपरेशन में क्या है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जो एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई ढलान वाली एरिया है, तो बारिश होने की वजह क्या, बारिश ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, तो अगर जब ऊपर की तरफ नीचे आ रही है तो ऊपर का जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या हो रहा है, वो सीधा का सीधा सब नीचे आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो फिर हमें इस प्रकार के फील्ड को क्या करना है, ढलान वाले क्षेत्र को या फिर ढलान वाले फील्ड को हमें लेवलिंग करना है, जो कि हमें टिलेज प्रैक्टिसेस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, टिलेज को लेवलिंग करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया क्या कि सॉइल के ऊपर आके वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको एक्यूमुलेट अगर जो ऑलरेडी फिल हो चुका है, जहाँ पे यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो गया है, तो ऊपरी सतह को हमें क्या करना है, स्क्रैपिंग के थ्रू, है ना, स्क्रैपिंग या फिर हम किसी ट्रैक्टर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर छोटे एरिया में है तो हम उसे स्पेड की सहायता से स्क्रैपिंग के थ्रू उसके लिए ऊपरी लेयर को उसको रिमूव करके निकाल सकते हैं। ये था मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड के अलावा हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड में क्या करना है, जैसे कि फील्ड में जैसे माइक्रोब्स को क्या है, एक्टिविटी नहीं हो पा रही है,
वाटर की जगह से। सबसे पहले तो हमें उसका इरिगेशन ऑर्गेनिक मैटर से पहले हमें क्या करना है, हमें इरिगेशन की प्रॉपर व्यवस्था करनी है, क्योंकि ये ड्राई एरिया में है। तो ड्राइनेस के कारण, कम मॉइस्चर के कारण वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे एरिया में हमें इरिगेशन के बहुत अच्छे सोर्स को खोजना पड़ेगा और इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो इरिगेशन डेवलप करने से ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन है वह भी कम हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक मैटर में क्या करना है, जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि फील्ड में ऑलरेडी सॉइल माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और अदर जैसे कि पोटेशियम और आपका जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनकी मात्रा को बढ़ाएंगे। जैसे कि आपका फार्मयार्ड मैन्योर या फिर कंपोस्ट खाद, ग्रीन मैन्योर्स हो गया, या फिर ये इस प्रकार के वर्मी कंपोस्ट। तो इस प्रकार के हम कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर्स को अप्लाई करके इस फील्ड में न्यूट्रिएंट की मात्रा को इंक्रीज कर सकते हैं और माइक्रोब्स की एक्टिविटी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन जिससे बनी रहती है। और इसके अलावा हम कुछ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया फर्टिलाइजर, सल्फर कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर, है ना। जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर किसमें आएगा, आपका ऑर्गेनिक मैन्योर में। तो एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर क्या हो जाएंगे आपके, एक तो अमोनियम सल्फेट और दूसरा हो जाएगा यूरिया फर्टिलाइजर। तो इनको भी अप्लाई करने से जो कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी न्यूट्रिएंट की मात्रा को हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अवर न्यूट्रिएंट इन अ सॉइल टू इम्प्रूव अवर प्रोडक्शन। सो दैट्स व्हाई हमको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को की मात्रा को कम करनी है, उनका एक्यूमुलेशन होने से कम करना है, और लेकिन इतना भी कम नहीं करना कि वो प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल ना हो, है ना। तो हमें उसकी पीएच वैल्यू को बनाए रखने के लिए, पीएच वैल्यू को बस उसकी इंप्रूव करने के लिए हमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट को यूज़ करना होगा जिससे फील्ड की उर्वरता तो बढ़े ही बढ़े, साथ में साथ उसका पीएच वैल्यू भी सुधार आ सके। तो इसके अलावा हम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें जिंक की कमी हो रही थी तो हम उसमें एडिशनल जिंक का अप्लाई करेंगे, या फिर कॉपर का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैनेजमेंट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कैल्केरियस सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे कैल्केरियस सॉइल बहुत ज़्यादा आपको बहुत बड़े एरिया में देखने को बहुत ही कम ही मिलती है, केवल उन एरिया में मिलती है जहाँ पे वर्षा कम हो रही है, और वर्षा कम होने के बावजूद वहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर पोर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार के एरिया में कैल्केरियस सॉइल क्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जिनको हम मैनेजमेंट करके हम क्रॉप कल्टिवेशन के लिए यूजफुल बना सकते हैं। ऑलरेडी हमारी जो क्रॉप्स हैं मेनली वो न्यूट्रल पीएच पे ही हम उनको प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो 8.5 से हमें क्या करना है, बस उसे कुछ 1-2 पॉइंट के लिए हमें बस उसको नीचे लाना है, या फिर हमें इस पीएच की वैल्यू तक की जो भी जितने भी क्रॉप्स हैं जो टॉलरेंट है इस पीएच लेवल के लिए, और या फिर उसमें ग्रो कर सकती है इजीली, तो हमें या फिर ऐसा भी उनमें ग्रो कर सके ऐसा क्रॉप्स का यूज़ करना है, जिसके अलावा जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों पे भी उगाई जा सकती है। तो इस प्रकार के क्रॉप्स को हम यूज़ करके कल्टीवेशन कर सकते हैं, और इकोनॉमिक रूप से हम इकोनॉमिक्स के रूप से हम उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट।